हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 29 अक्टूबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है जो आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी, हेल्थ केयर सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर तीनों को सीरियसली इम्पैक्ट करेगा, और वो है इंडिया की बढ़ती हुई एल्डरली पॉपुलेशन। अब तक हम हमेशा इंडिया की यूथ पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ के रूप में देखते थे, लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने आ रहा है, ग्रे इंडिया का। सोचिए 2036 तक भारत में लगभग 230 मिलियन लोग 7 साल से ऊपर होंगे, यानी पूरे देश की पॉपुलेशन का 15% हिस्सा सीनियर सिटीजन्स का होगा। इसका मतलब सिर्फ पॉपुलेशन चेंज ही नहीं, बल्कि पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैमिली डायनेमिक्स सब पर इसका असर पड़ने वाला है। चलिए अभी कुछ की फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। सेक्स रेशियो अमंग एल्डरली है 1065 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब फीमेल एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है। टोटल एल्डरली फीमेल्स का 58% हिस्सा है, जिसमें से 54% आर विडोज, यानी ज़्यादातर अकेली महिलाएं ही है। और अगर हम बात करें डिपेंडेंसी रेशियो की, तो इसका मतलब है हर 100 वर्किंग एज लोगों पर 62 लोग डिपेंडेंट है। ये नंबर बहुत ही हाई है अगर देखा जाए तो, जिसमें एल्डरली और बच्चे दोनों शामिल हैं। ठीक है, जो जब डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता है तो इसका सीधा प्रेशर होता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो एल्डरली पॉपुलेशन अभी किन किन चैलेंजेस से का सामना कर रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला अगर बोल सकते हो आप लोग कि हेल्थ इश्यूज। जब मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे डिमेंशिया या एल्जाइमर्स होती है तो उन्हें समझा नहीं जाता, बल्कि इग्नोर किया जाता है। रूरल एरियाज़ में तो बेसिक हेल्थ केयर भी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होता। दूसरा अगर देखा जाए इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, काफ़ी एल्डरली के पास रेगुलर पेंशन या सेविंग्स नहीं होते। मेडिकल बिल्स बढ़ते ही जाते हैं और लेकिन उनकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। तीसरा अगर बोले तो सोशल आइसोलेशन, जॉइंट फैमिलीज अब कम हो गई है और न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है। इस वजह से कई एल्डरली लोग अभी अकेलापन फील करता है, इमोशनल सपोर्ट भी कम हो गया है पहले से। और चौथा अगर देखा जाए तो डिजिटल डिवाइड एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। अब सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है, बैंकिंग, हेल्थ केयर, इवन गवर्नमेंट सर्विसेज, लेकिन अभी एल्डरली लोगों के लिए स्मार्टफोन्स यूज़ करना, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिफ्थ वी कैन से इट्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फुटपाथ्स, टॉयलेट्स ज़्यादातर जगह एल्डरली फ्रेंडली नहीं होता है। ना रैम्प्स होते हैं, ना हैंड रेल्स होते हैं, और इमरजेंसी सिस्टम्स की भी उनकी नीड्स एड्रेस नहीं करते बेसिकली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखा जाए तो आ सकता है इन द नियर फ्यूचर, सिंस एल्डरली पॉपुलेशन अभी बढ़ने जा रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स क्या कर रही है इस डायमेंशन में। तो पहला आप लोग बोल सकते हो कि अटल पेंशन योजना, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए 1000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक गारंटीड मंथली पेंशन मिलता है आफ्टर 60 ईयर्स। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, जो बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स है उनको वॉकिंग स्टिक्स, हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर जैसे असिस्टिव डिवाइसेस फ्री में दिए जाते हैं। तीसरा आप लोग बोल सकते हो सेज पोर्टल। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं एक एक करके आप लोगों को ये बोल रहा हूँ। ये पोर्टल उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है जो एल्डरली केयर सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, जैसे स्पेशल हेल्थ एप्स या होम सपोर्ट सिस्टम्स। आयुष्मान भारत, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 70 साल से ज़्यादा जो है उम्र के लोगों को, उन लोगों को 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज इससे बेनिफिट अभी ले रहा है। और एक हो गया आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इस लॉ के थ्रू चिल्ड्रन और लीगल आयर्स को लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है अपने एल्डरली पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा गया है कि वो ओल्ड एज होम्स और सीनियर वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो अगर अभी वे अहेड लिखना है हम लोग को आंसर में, तो हम लोग किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक हो गया आपका डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर्स। सीनियर्स को ट्रेन किया जाए स्मार्टफोन्स, टेलीमेडिसिन और डिजिटल बैंकिंग जैसे टूल्स यूज़ करने में कम्युनिटी सेंटर्स और एनजीओज़ के थ्रू। दूसरा आप लोग लिख सकते हो रूरल एरियाज़ में टेक एक्सेस, जैसे कि अफोर्डेबल इंटरनेट और डिवाइसेस को रूरल एरियाज तक भी लेके जाना होगा, ताकि विलेज लेवल पर भी एल्डरली लोग ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ कर सके। तीसरा आप लोग लिख सकते हो सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट करना।
ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करो जो एल्डरली के लिए यूज़र फ्रेंडली गैजेट्स, एआई हेल्थ टूल्स और असिस्टिव सर्विसेज बना रहा है। चौथा आप लोग लिख सकते हो हेल्थ प्लस टेक इंटीग्रेशन के बारे में, जहाँ हम लोग बोल सकते हो कि वेरेबल हेल्थ डिवाइसेज जैसे स्मार्ट बैंड्स जो लिंक करो आप लोग आयुष्मान भारत या नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली NPHC जैसे स्कीम्स के साथ, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। पांचवा आप लोग लिख सकते हो डेटा प्राइवेसी के बारे में, एल्डरली लोगों का हेल्थ और फाइनेंशियल डेटा सिक्योर रहना चाहिए, उनके लिए स्पेशल साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करना चाहिए सो दैट दे रिमेन सेफ। तो एक्सपीरियंस ये टॉपिक सिर्फ एजिंग पॉपुलेशन की नहीं, ये एक नेशनल प्लानिंग इशू है का एक टॉपिक है जिसका कनेक्शन है GS पेपर 1 डेमोग्राफिक्स, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस और GS पेपर 3 हेल्थ प्लस टेक से। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नो। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दिस इज अबाउट क्लाउड सीडिंग इन दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है क्लाउड सीडिंग का, ताकि बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के एक्सपर्ट का कहना है कि इस वक्त दिल्ली का आसमान में रेन बेयरिंग जो क्लाउड्स है वो है ही नहीं, इसलिए क्लाउड सीडिंग काफ़ी इफेक्टिव नहीं होगा। तो अभी सिंस क्लाउड सीडिंग न्यूज़ में आ गया है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका क्वेश्चन पहले भी UPSC में पूछा गया है। तो पहले समझते हैं क्लाउड सीडिंग होता क्या है। ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है बेसिकली। इसमें बारिश या स्नोफॉल आर्टिफिशियली करवाया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग में क्लाउड्स के अंदर कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड। इन्हें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। ये छोटी वाटर वेपर्स पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं। कभी कभी ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन जिसे हम लोग कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड प्रोपेन भी यूज़ किया जाता है। ये सब्सटेंसेस क्लाउड के टेम्परेचर को रैपिडली कूल करके बारिश इंड्यूस करती है। ये पार्टिकल्स क्लाउड तक पहुंचाने के लिए एरियल सीडिंग जो हम लोग एयरक्राफ्ट के थ्रू करते हैं, या रॉकेट बेस्ड सीडिंग या ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स का यूज़ होता है, जिसमें ये पूरा प्रोसेस आर्टिफिशियली क्लाउड को एक्टिवेट करता है, जिससे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश बढ़ता है। अब सवाल है दिल्ली में इसका ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पोस्ट मानसून सीजन में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 पार्टिकल्स हवा में भर जाते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो अब देखना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक है IUCN से रिलेटेड। एक नया रिपोर्ट रिलीज़ किया है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4। ये रिपोर्ट हर 3 से 5 साल में आती है और दुनिया के सभी नेचुरल और मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स का कंजर्वेशन स्टेटस चेक करती है। इसका मेन फोकस होता है साइट्स की लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, उनके थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करना। इस रिपोर्ट में नेचुरल साइट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: गुड विद सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न और क्रिटिकल। अब बात करते हैं इंडिया की सिचुएशन की। साइट्स जिनको सिग्निफिकेंट कंसर्न में रखा गया है वो है वेस्टर्न घाट्स, मानस नेशनल पार्क असम में जो है, सुंदरबांस नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। ये साइट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन प्रेशर जैसे थ्रेट्स बने हुए हैं। दूसरा कैटेगरी जो है गुड विद सम कंसर्न कैटेगरी, इसमें आते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योलादियो नेशनल पार्क और नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। इन साइट्स का स्टेटस रिलेटिवली बेटर है, लेकिन कुछ कंजर्वेशन चैलेंजेस जैसे टूरिज्म प्रेशर, इन्वेसिव स्पीसीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसर्न्स बन के ये रखा हुआ है। इसलिए अभी हम लोग इसमें कुछ डेवलपमेंट्स लाना है। और तीसरा जो है गुड कैटेगरी में, इसमें बस एक ही साइट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में जो है। इसका मतलब है कि यहाँ कंजर्वेशन एफर्ट्स स्ट्रॉन्ग है और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। चलिए अब अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़, एनवायरमेंटल रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में लगभग 22,560 हेक्टर्स लैंड पे मैनग्रोव्स को रिस्टोर और कंजर्व किया है अंडर द मिस्ट्री इनिशिएटिव। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि मिस्ट्री स्कीम होती क्या है। अब मिस्ट्री का फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इस स्कीम का गोल है मैनग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करना थ्रू रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, स्पेशली इंडिया के कोस्टलाइन और सॉल्ट पेन एरियाज में। सॉल्ट पेन एरियाज यानी कि जहां समुंदर का पानी सूख जाता है और मिट्टी में नमक रह जाता है, उस एरियाज को हम लोग नॉर्मली सॉल्ट पेन एरियाज कहते हैं। ये स्कीम ऑफिशियली लॉन्च की गई थी 2023 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसका बैकग्राउंड
COP27 से जुड़ा हुआ है। जब इंडिया ने ज्वाइन किया द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जो UNFCCC के COP27 कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरू हुआ था नवंबर 2022 में। अब बात करते हैं मिस्ट्री के की फीचर्स की। स्कीम का फोकस एरिया है सुंदरबंस डेल्टा, हुगली एस्टुअरी वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल के कोस्टल वेटलैंड्स। ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है लोकल कम्युनिटीज़ को, ताकि वो मैनग्रोव प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। मिस्ट्री स्कीम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंड्स का भी यूज़ करती है, जैसे मनरेगा जहां एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कैंपा फंड जहां कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरे रेलेवेंट सोर्सेज से ये डेवलप किया जाता है ये स्कीम को। एक खास बात यह है कि प्लांटेशन एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेटरी मॉडल के थ्रू होती है, यानी लोकल कम्युनिटीज़ और NGOs को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है। इससे कम्युनिटी ओनरशिप बढ़ता है और इनिशिएटिव ज़्यादा सस्टेनेबल बनता है। तो एस्पिरेंट्स मैनग्रोव सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि कोस्टल प्रोटेक्शन, फ्लड कंट्रोल और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये स्कीम GS पेपर 3 के लिए हाईली रेलेवेंट है। आप लोग इसको ध्यान से समझने को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहां हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो क्वाइटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पावर हाउस बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, वही सेक्टर है जहां से मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर्स और स्मार्ट डिवाइसेस तक सब कुछ निकल रहा है। और इस ग्रोथ को पुश करने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS। आज के जो ये टॉपिक है आया है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने अनाउंस किया है कि ऐसे 7 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं इस स्कीम के अंदर। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 5,532 करोड़, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु में हैं और एक मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया का फोकस सिर्फ असेंबली तक नहीं, बल्कि कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे भी शिफ्ट हो रहा है। अब समझते हैं ECMS स्कीम क्या है। ECMS को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2025 में विद ए टोटल आउटले ऑफ 22,919 करोड़। ये स्कीम चलेगी 6 साल तक, 2025-26 से लेकर 2031-2032 तक। इस स्कीम का मेन गोल है इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनाना और इंपोर्ट पे जो हमारी हैवी डिपेंडेंस है उसे ग्रेजुअली कम करना। सिंपल शब्दों में इंडिया को सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाला नहीं, बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। स्कीम के अंदर इंसेंटिव्स मिलेंगे दोनों को, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो नया प्लांट्स लगाएंगे और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स एक्सपांड करेंगे, दोनों को ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये इंसेंटिव्स मिलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा समझते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी बन चुका है। सोचिए 2021-22 में ये 7th पोजीशन पे था और टॉप 3 में अभी ये आ गया है। सिर्फ एक साल में एक्सपोर्ट्स जो 22.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया ने इस एरिया में एक छोटी कहानी नहीं, एक रिवॉल्यूशन लिखी है। प्रोडक्शन 28 टाइम्स बढ़ गया है और इंडिया अब दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर बन गया है। यानी हम अब सिर्फ यूज़र्स नहीं, क्रिएटर्स बन चुके हैं। लेकिन हर स्टोरी के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है इंपोर्ट डिपेंडेंस। अब भी हम सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले पैनल्स और हाई एंड कंपोनेंट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा हो गया कि R&D इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, एडवांस डिज़ाइन और इनोवेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन मैन पावर दोनों की कमी है। तीसरा सप्लाई चेन इश्यूज़ है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स अभी भी वीक लिंक है। और चौथा है स्किल गैप, स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग के रोल्स के लिए ट्रेन प्रोफेशनल्स लिमिटेड है। अभी ऊपर से ग्लोबल कंपटीशन भी है, चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे एस्टेब्लिश्ड हब से कॉम्पीट करना भी ईजी नहीं है। सरकार ने अभी क्या स्टेप्स लिए हैं इसको भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए सरकार ने पैरेलल में कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जहां लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, जो हम लोग EMC 2.0 से भी हम लोग जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए जहां इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स दोनों ग्रो कर सके, ये एक ऐसा स्कीम है। सेमीकन इंडिया प्रोग्राम, जहां इंडिया के अंदर ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इन दोनों प्रोग्राम्स ने ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को पॉलिसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। और बिग पिक्चर जो अगर देखिए हम लोग,
वाई इट मैटर्स इफ़ यू आस्क अस। अगर हम एक मिनट के लिए बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स अब हमारे एक्सपोर्ट्स का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और इस ग्रोथ के साथ रूरल से अर्बन तक हर लेवल पर नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।